होगा। ये राज्य की विधानसभा निश्चित करती है। जो मैंने आपको पढ़ाया था राज्य सरकार के अंदर में कि अब बिहार में क्या है, कुमारी रश्मि, वॉइस नहीं आ रही है, अब वॉइस जाएगी, अब वॉइस आ रही है, देखो तो भाई। चलिए, तो द्विसदनीय व्यवस्था कहां से शुरू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि प्रांत और केंद्र के विषय अलग अलग कर दिए गए। प्रांत और केंद्र के विषय अलग अलग कर दिए गए। प्रांत और केंद्र के विषय अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, प्रांत और केंद्र के विषय अलग अलग कर दिए गए। नेक्स्ट, द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट लेंगे द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी रूल सिस्टम। द्वैध शासन व्यवस्था द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन में इसमें क्या था जी? जो द्वैध शासन की बात यहां पर हो रही है, तो इस द्वैध शासन में क्या था? द्वैध शासन में दो तरह के विषय थे। एक विषय था आरक्षित, रिजर्व, और एक था स्थानांतरित, ट्रांसफरेबल। स्थानांतरित, ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो वायसराय अपने पास रखता था, और जो स्थानांतरित था वो दे देता था चुने हुए लोगों को। तो रिजर्व मतलब जितना बढ़िया चीज है, ऐसे कहीं कुर्सी लगल है तो पहले ही रिजर्व होता है कि सोफा वाला कुर्सी हमर है, होता है ना। वीआईपी सब देखते हैं, आप कहीं पे किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो पहले क्या करो, लिखा रहता है रिजर्व, वहां पे आप नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि रिजर्व है पहले से, यानी जो बढ़िया चीज है वो रिजर्व है। तो अंग्रेज सब क्या किया था, जो बढ़िया चीज था वो सबको रिजर्व कर लिया। रेवेन्यू का मैटर, पैसा वसूलना है, टैक्स लगाना है, रिजर्व कर लिया। ये काम कौन कर सकता है? केवल अंग्रेज कर सकते हैं। और शिक्षा कौन देगा? तो भारतीय। पैसे नहीं तो शिक्षा कहां से दीजिएगा, है ना। तो दो तरह के विषय इसमें किए गए थे द्वैध शासन में, एक आरक्षित विषय और एक स्थानांतरित विषय। तो आरक्षित विषय का कंट्रोल वायसराय के पास था और स्थानांतरित विषय का कंट्रोल भारतीयों के पास, या यूं कहें कि चुने हुए लोगों के पास। ठीक है, समझ आ रहा बात? नेक्स्ट, प्रांतों में दोहरी शासन की योजना शुरू की गई थी। ये दो द्वैध शासन था, कहां पे शुरू किया गया था? प्रांत में, प्रोविंस में, प्रांतों में शुरू की गई थी। इसी के माध्यम से प्रांतों में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए, तो आरक्षित, जैसे मैंने कहा कि आरक्षित और हस्तांतरित में क्या, तो जो जितना बढ़िया बढ़िया चीज था जिससे अंग्रेजों को फायदा हो सकता था, उस सबको कहां डाल दिया? आरक्षित में डाल दिया कि हमारा फायदा वाला चीज हमारा कंट्रोल में रहेगा, है ना। और वही जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जो भारतीयों के फायदा के लिए, उसको क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। कोई आपके यहां बढ़िया कोई गेस्ट आ रहा है तो आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि बढ़िया वाला जो खाना वो पहले रिजर्व कर देते हैं, नहीं कर देते हैं? अब तो नहीं, पहले गांव में अब देखते हम लोग बचपन में थे, बच्चा में, तो आप लोग भी देखे होंगे, क्या होता था कि बच्चा सब पहले ही खाने पहुंच जाता था कहीं नहीं, तो गांव का आदमी सब क्या करता था, जितना मतलब नॉर्मल आइटम सब चलवा देता था कि लो भाई खा लो। अब बढ़िया बढ़िया आइटम सब रिजर्व करके रखता था कि जब बड़ा बड़ा लोग आएगा
तब ओकरा खिलाएंगे, बचपन के नहीं। तो बच्चों तेज करता था कि पहले वो साझे मार दो, और फिर वो 9 बजे के बाद साझे मार दो तो भूख कंट्रोल हो गया, और 9 बजे के बाद मार दो तो फिर जितना सब सिस्टम है सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा चीज क्या होता है, लोग रिजर्व कर लेता है। तो अंग्रेजों सब क्या किया, अच्छा चीज को रिजर्व कर लिया। तो रिजर्व में कौन कौन सा विषय था, तो लिख लीजिएगा। रिजर्व में क्या था, राजस्व, राजस्व रेवेन्यू, पैसा कहां कहां से आएगा, कैसे निकालेंगे, ये मैटर, राजस्व। दूसरा कृषि, राजस्व, कृषि नहीं, कृषि तो रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट हो जाएगा। राजस्व, संचार, कम्युनिकेशन, कृषि काट दीजिएगा, संचार, राजस्व के बाद संचार। विदेशी मामला, फॉरेन अफेयर्स। रक्षा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब विषय किस में था जी, आरक्षित में था। हस्तांतरित में लिख लीजिए, कर लीजिए, बात क्या है? हाँ कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, स्थानांतरित, ट्रांसफरेबल। इसमें क्या है, हस्तांतरित में क्या था, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए। तो ये रिजर्व और ट्रांसफरेबल समझ गए। और ये दोहरी शासन व्यवस्था कहां पे लागू हुई थी, प्रोविंस में, प्रांत में लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। छह सदस्यों में से 3 भारतीय थे। नेक्स्ट, इस अधिनियम ने पहली बार, इस अधिनियम ने पहली बार भारत में, इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। लोक सेवा समझ रहे ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट देंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कल आपने 1909 में देखा था कि केवल मुस्लिमों के लिए मिला था, इस बार इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका विस्तार हो गया, और भी लोगों को मिला। जो पृथक निर्वाचन है वो और लोगों को मिला। किनको किनको मिला, तो लिखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन की वृद्धि हुई। इसमें क्या इसको दिया गया, तो ईसाई को, जो ईसाई सब था उस सबको, एंग्लो इंडियन और सिख। ये एकदम याद रखिएगा कि पॉलिटी हिस्ट्री कहीं भी पूछ सकता है आपसे, है ना, क्योंकि हंगामा तो 1932 में ना गांधी जी किए, जब हरिजनों के लिए हुआ। 1919 में हंगामा नहीं हुआ, 1909 में हंगामा नहीं हुआ। तो पृथक निर्वाचन केवल 1932 में नहीं आया था, उससे पहले भी आया था। 1909 में मुसलमानों को दिया गया, और 1919 में सिख को दिया गया, ईसाई को दिया गया,
और एंग्लो इंडियन को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब कि पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था केवल 32 में या 1909 में नहीं आई थी, अन्य भी लोग इसमें शामिल हुए थे। तो 1932 आने से पहले मुस्लिम वर्ग, ईसाई वर्ग, सिख वर्ग और आंग्ल भारतीय, इनको तो सेपरेट इलेक्शन मिल ही रहा था, है ना। एंग्लो इंडियन इन्हीं को कहते हैं आंग्ल भारतीय। तब मुस्लिमों को मिला था 1909 में, अब बाकी लोगों को कब मिला था? 1919 में। और 1932 में यही चीज मिल रहा था हरिजनों को, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इन लोगों को भी मिला तो ठीक नहीं मिला, क्योंकि इससे एक प्रकार से कहीं ना कहीं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, यही चीज शुरू हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे कि मताधिकार एक सीमित आबादी को दिया गया था, वोटिंग राइट। मताधिकार एक सीमित आबादी को दिया गया था। जो उन लोगों पर आधारित थी, जो उन लोगों पर आधारित थी जिनका आय, उन लोगों पर आधारित थी जिनका आय कर देने योग्य था। मतलब उतना कमाते थे जितना कि टैक्स दे सके। जैसे अभी डायरेक्ट टैक्स कितना पर लगता है? कितना पर? 7 लाख या 7.5 लाख? हाँ, 7 लाख। पहले 5 लाख तक था, फिर वो भी फ्री कर दिया सरकार ने। अब अगर एनुअल इनकम आपका 7 लाख रुपया है तो उस पर सरकार 5% का डायरेक्ट टैक्स लगाती है। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो लोग के पास उतना पैसा आ रहा है जो टैक्स देने की स्थिति में, वही लोग वोट देते थे। ठीक है, ऐसा भी यूरोप में होता था। हम लोग के यहाँ आजादी के बाद से वर्ल्ड का एकमात्र नेशन है इंडिया, जिसने अपने सभी नागरिकों को एडल्ट एज फ्रेंचाइजी के बेस पर वोटिंग राइट दे दिया। नहीं तो आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ लीजिएगा तो आप पाइएगा कि वहां पर सबको एक साथ वोट देने का अधिकार नहीं मिला। अब वोट देने का अधिकार कैसे मिला? तो पहले आप क्या करिए, तो आपके पास संपत्ति होना चाहिए, शहर में घर होना चाहिए, मतलब आपकी पैसा आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसा के आधार पर आपको वोट का अधिकार मिलेगा, नहीं तो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति था। तो यहां पर भी लोग क्या किया, तो इस समय एक राशि जो निश्चित की गई थी वो था 3,000 रुपया ना। नोट कर लिख लेंगे कि 3,000 रुपए का जो भू राजस्व अदा करता था, लैंड रेवेन्यू, 3,000 रुपए का जो भू राजस्व अदा कर सकता था या करता था, उसे ये मिला हुआ था, उसे ये मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब लिखेंगे कि इस अधिनियम के सुधार को देखने के लिए, इस अधिनियम के सुधार को देखने के लिए 10 वर्ष के अंत में, 10 वर्ष के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना
10 वर्ष की अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना, वैधानिक यानी लॉ कमीशन, विधि आयोग, वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसी का रिजल्ट क्या था? 10 वर्ष बाद कौन आया था? यहां पे जो बात कही जा रही है, तो एक आयोग आया था ना, कौन सा आयोग था? साइमन, साइमन कमीशन है? हाँ, आना था 10 साल में। जब पॉलिटी का पहला क्लास जब इंट्रो करा तो वहीं पे बताए थे आपको कि जब संविधान बन रहा था तो सबसे पहले प्रारूप मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था 1928 में। किसके खिलाफ? इसी साइमन के खिलाफ। तो एक आयोग आएगी, इसकी घोषणा 1919 में ही हो गया था, लेकिन आना था 10 साल बाद, यानी कि आना चाहिए कायदे से 1929 में, लेकिन ये आ गया 1928 में ही। अब बन गया था 1927 में ही। तो ये भी आपको बताया थे कितना जल्दीबाजी क्या था ब्रिटेन में। किस बात की जल्दीबाजी थी कि 10 साल बाद आने वाला कमीशन को आप 8 साल पे भेज दिए? क्या कारण था? बिल्कुल, ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाला था और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उनको लग रहा था कि चुनाव हो जाएगा तो लेबर पार्टी सत्ता में आएगी और लेबर पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि भारत को बहुत सारा अधिकार दे दे, इसलिए जो भी करना है अपने रीजन में करके काम खत्म कर देते हैं, है ना। तो वो सब चीज हुआ था। तो ये सब बात 1919 के एक्ट में था। ठीक है, आगे आइए 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। लिखेंगे कि यह ब्रिटिश भारत द्वारा शुरू किया गया, यह ब्रिटिश भारत द्वारा शुरू किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था। सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था। और आखिरी, सबसे लंबा, यह ब्रिटिश भारत द्वारा शुरू किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था। और यह गोलमेज सम्मेलन और साइमन आयोग, और यह गोलमेज सम्मेलन और साइमन आयोग, साइमन आयोग की एक रिपोर्ट का परिणाम था। साइमन आयोग की एक रिपोर्ट का परिणाम था। ठीक है, एक रिपोर्ट का परिणाम था। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या हुआ। तो लिखेंगे कि 11 प्रांतों में निर्वाचन कराया गया, यानी कि चुनाव। और इसमें 6 प्रांतों में, 11 में से 6, और इसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और इसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई मतलब कि इसमें 2 सदन था। तो वो 6 कौन कौन से थे? लिख लेंगे बंगाल, बंगाल, बंबई, मद्रास, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, बिहार,
संयुक्त प्रांत, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। गुड। यूपी को संयुक्त नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से। नेक्स्ट कहेंगे कि प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। ठीक है, प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार शक्तियों को, इस अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट लेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। ये पूछा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली, किस एक्ट से मिला? तो 1935 से। ये भी पूछा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत खत्म हुआ? तो 1935 के। ठीक है, नेक्स्ट, तो द्वैध शासन अब लागू कहां हुआ? तो केंद्र में। लिख लेंगे कि द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया। द्वैध शासन केंद्र में लागू हुआ। ठीक है, तो जो 1919 में प्रांत में बना लागू हुआ था, वो कहां कर दिया गया? केंद्र में। अब प्रांत से उसको खत्म कर दिया गया कि प्रांत में अब वो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि इसमें संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक इसमें संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है,
संघीय न्यायालय। तो जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था, लिखाया था कि वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है ना। तो ये संघीय न्यायालय यह 1935 के एक्ट में बना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। अब देखिए, तो ये यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे कि इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मिलाकर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट लेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 की लंबाई के कारण, लंबाई यानी कि काफी बड़ा था, ये सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट था, लंबाई के कारण इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये था आपका पूरा एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लास्ट एक्ट था। एक और एक्ट आया आगे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की कोई बात को भारत के संविधान में स्थान नहीं दिया गया। बस दो बातें मुख्य तौर पे रखी गई जो मैं पहले भी आपको बताया हूं। उसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्वतंत्र हो रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत डोमिनियन भी रहा था। और भारत के डोमिनियन का टाइमिंग क्या था, 1947 to 50, है ना। क्योंकि जब कहा गया था कि हम दो डोमिनियन को स्वतंत्र कर रहे हैं, और जिस दिन इनका संविधान लागू हो जाएगा इनकी डोमिनियन की कैटेगरी खत्म हो जाएगी, अब ये डोमिनियन उसके बाद नहीं रहेंगे। और यही हुआ जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद डोमिनियन की कैटेगरी हमारी खत्म हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसलिए मुख्य तौर पे यहीं तक की जो बातें थी वो आपको संविधान के अंदर में लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो इन सभी मुद्दों को, इन सभी चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, कि क्या था और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जो चीजें आपको आती हैं उससे जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था कि भारत के संविधान का जो है रिजल्ट कैसा रहा है ना। ये क्रमिक विकास का परिणाम है या फिर ये क्रांति का परिणाम है। तो आप जितना चीज देख रहे हैं, पीछे आप देखे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के
1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। तो आप इसमें ये तो देख ही रहे होंगे कॉमन फैक्टर कि लगभग हर जगह से कुछ ना कुछ तो लिया गया है, लिया गया ना, हर जगह से कुछ ना कुछ आपको लिया गया है। तो इसलिए ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि क्या है कैसे। अब है कि आप इन चीजों को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई, या किस तरीके से आप ये करेंगे कि ये इसी प्रकार से हुआ है। हम शब्दों को, चीजों को तो जान लेते हैं, लेकिन वही जब प्रश्न आता है तो उसको उस तरीके से उसको पिरोने में असुविधा होती है ना। तो जब भी कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उस प्रश्न को लिखने का जो आपको ये होता है, ये कि पहले आपको जो पूछा गया उसको आपको इंट्रो करना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या पूछ रहा है। अभी आप लोग का जो बहुत दिन से पेंडिंग था, मैं सारा पेपर अभी चेक कर रहा था, ठीक है, कुछ हो गया है, कुछ कल तक आप लोग का कॉपी मिल जाएगा। सारे कॉपी में दिक्कत थी। दिक्कत क्या था? इंट्रो ठीक से नहीं हो रहा है ना, इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, बीच के पार्ट्स ठीक से नहीं डाले जा रहे हैं। और मैं आपको पता है मैं कॉपी ऐसे नहीं चेक कर पाता हूं कि देख लूं, लगातार अभी टीचर बैच आप देख ही रहे थे, चल रहा था, चलने की वजह से सुबह से शाम तक टाइम नहीं था। और क्लास लेने से ज्यादा कठिन काम है कॉपी चेक करना। अगर कोई ऐसे सर से देख रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका प्रॉपर वर्ड ना पढ़ा जाए कि आपके प्रॉपर वर्ड्स क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, तो फिर कॉपी चेक करने का कोई खास मतलब नहीं है कि आप ड्राफ्टिंग्स क्या करते हैं। तो कल तक हो सकता है मे भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो इंट्रो का इशू है कि क्वेश्चन को ओपन कैसे करें, है ना, और क्वेश्चन को ओपन कर दिया तो बॉडी पार्ट को कैसे डालें, अब फिर कंक्लूड कैसे करें। बहुत से क्वेश्चन में कंक्लूजन का अभाव है, आंसर में कंक्लूजन नहीं है ना, निष्कर्ष का अभाव है। तो निष्कर्ष देना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है आंसर के अंदर में। तो क्वेश्चन जब पढ़िए तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए कि क्या क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको ध्यान रखना है। हेलो, है तो उसके डिमांड्स को ध्यान रखना है, और डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपको ये अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, यही क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया था, लिखेंगे कि भारत का संविधान सतत क्रांति का परिणाम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। क्रोनोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, भारत का संविधान सतत क्रांति का परिणाम है। तो वही अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान संपूर्ण क्रांति का परिणाम है। संपूर्ण क्रांति का परिणाम है। चर्चा करें। ठीक है, अब देखिए सतत क्रांति या सतत विकास वहां पे कर सकते हैं आप। एक संपूर्ण क्रांति का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार से पीछे की चीजों से उसका कोई संबंध
नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जब ये व्याख्या करेंगे आप, तो आप इन एक्ट्स के माध्यम से व्याख्या करेंगे कि भारत का संविधान कैसे धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित हुआ है 73 से लेकर के 35 के एक्ट तक में। और वहीं अमेरिका का संविधान, अमेरिका भी गुलाम रहा है ब्रिटेन का, लेकिन गुलाम रहने के बावजूद भी अमेरिका ने एक भी चीज ब्रिटेन का एक्सेप्ट नहीं किया है। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है संपूर्ण बदलाव। अमेरिका ने संपूर्ण बदलाव को स्वीकार किया और हमने एक सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर जो हमने देखा, जो हमने सीखा, उसी चीज को हमने स्वीकार किया और लागू करने का प्रयास किया। क्लियर है? तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार एक संघ का स्थापना किया था? चर्चा करें। किस प्रकार एक संघ का स्थापना किया था? चर्चा करें। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर में। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर में आपको, मतलब 15 मिनट्स ईच क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अभी आपने देखा कि एक संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण मतलब कि जितने देसी रियासत थे और जितने आपके प्रोविंस थे, प्रोविंस और देसी रियासत, इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अभी कैसे आप देख रहे हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही तो संघ है। तो वैसे उन्होंने क्या किया? देसी रियासतों को और देसी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांत को, इस पर सीधे ब्रिटेन का कंट्रोल था, वो ब्रिटिश प्रांत। आज जहां पर राजा शासन करते थे वो देसी रियासत, तो दोनों को कंपाइल कर दिया, एक साथ कर दिया और एक साथ करके एक मजबूत संघ का निर्माण किया था। और उसी की परिणति आगे आपको 47 में दिखती है। क्लियर है? इन्हीं बातों को व्याख्या करना है। ठीक है, हो जाएगा? क्लियर है इसको? और बिना किसी से बातचीत किए हुए, है ना, बिना किसी का कुछ देखे हुए अपने से लिखिए, कलम स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि ब्रेन को पता हो, कलम को पता हो कि क्या लिखना है। और ये तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे पता है आप तो यही लिखते हैं, घर से तो कोई लोग लिखता नहीं है। घर से लिखते हैं? घर पर तो लिखने का मौका नहीं मिलता होगा, है? कभी कभी पर्व तीज में, जैसे होली आ रहा है वैसे, है? रेगुलर लिखिए। अगर सही में अधिकारी बनना है तो उसका रास्ता लिखने से होके जाता है।